thrust on curve surface. प्लेन सरफेस में हम लोग क्या करते थे थ्रस्ट के लिए, किसी को याद है? मतलब जैसे ये चैप्टर स्टार्ट किए थे थ्रस्ट ऑन प्लेन सरफेस, ठीक है, तो हमारे रिजल्टेंट थ्रस्ट के बारे में डिस्कस किए थे, तो वो क्या था, किसी को याद है? एक हम प्लेन सरफेस की, ठीक है, ये भी एक प्लेन सरफेस, ये ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था, पैरेललोग्राम एंड ऑल। अगर हम इसको फ्लूइड में इमर्स्ड किए, ठीक है, तो क्या होता था? थ्रस्ट लग रहा है सब साइड से, ठीक है, ये सब क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये जितना भी थ्रस्ट है, इस सब को हम कंबाइन करते थे और एक रिजल्टेंट थ्रस्ट बनाते थे। दिस वन इज आर, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। याद आ रहा है रिजल्टेंट थ्रस्ट का डेफिनेशन? कि जितना भी सिंगल थ्रस्ट था, छोटा छोटा, मतलब एक प्लेन सरफेस था मेरे पास, उसको हम छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन में डिवाइड किए थे, ठीक है, और हर एलिमेंट्री पोर्शन में जो थ्रस्ट लग रहा था वो हम लोग देखे, और सारे थ्रस्ट को, क्योंकि सारा थ्रस्ट एक ही डायरेक्शन में, ऑल थ्रस्ट आर पैरेलल, तो पैरेलल फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस किए थे, दैट सिंगल फोर्स इज कॉल्ड सिंगल रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन प्लेन सरफेस। ये था। अब यहाँ पे हो रहा है रिजल्टेंट ऑन कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, ठीक है। तो जब हम लोग कर्व सरफेस के लिए के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो कर्व सरफेस में हम लोग सारे फोर्सेस को या सारे थ्रस्ट को हम लोग एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? कर्व सरफेस के केस में, कर्व सरफेस के केस में हम लोग सारे फोर्स थ्रस्ट को एक थ्रस्ट और एक कपल में रिड्यूस करते हैं। और ये क्यों होता है? ये प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस की वजह से होता है। प्लेन सरफेस में सारा सारा थ्रस्ट पैरेलल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका जो शेप रहता है, ठीक है, वो लाइक सिमेट्री रहता है। तो बिकॉज ऑफ द शेप एंड बिकॉज ऑफ द शेप एक्चुअली, और जो थ्रस्ट जो फोर्सेस का बिहेवियर है, सारा फोर्सेस जो पैरेलल है, उसकी वजह से हम लोग प्लेन सरफेस के केस में एक रिजल्टेंट थ्रस्ट हम लोगों को मिलता है, लेकिन कर्व सरफेस के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये कर्व सरफेस के केस में हम लोग सब कुछ वैसा ही करते हैं, थ्रस्ट है मेरे पास, सबको कंबाइन करेंगे, लेकिन जब कंबाइन करते हैं तो वो एक सिंगल रिजल्टेंट थ्रस्ट और एक कपल में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, कैसे डेरिवेशन क्या होगा, मतलब क्या होगा आइडिया कि हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन कर्व सरफेस। इसके लिए क्या करने वाले, देखिए, ये मेरे पास एक कर्व सरफेस हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और एक एक एलिमेंट जो होगा, ये एक सिंगल एलिमेंट इसको बोलेंगे, एक एलिमेंट, ठीक है। अब इस एलिमेंट को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि ये कर्व सरफेस है, बहुत अच्छा एग्जांपल कोन, ये भी एक कर्व सरफेस है, ठीक है। प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस के केस में बहुत मेजर डिफरेंस ये होता है कि ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है और ये होगा 3 डायमेंशनल फिगर, ये भी और ये भी। तो कोन आपके सामने है, आप बना भी सकते हैं, आपके पास ग्लास रखा हुआ है, सिलेंडर, ऑल आर कर्व सरफेस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस में क्या डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग कर्व सरफेस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो मेरे पास 3 डायमेंशनल फिगर होगा, क्या हम लोग प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 2D में 3D को कैसे दिखाएंगे, पर आप इमेजिन कर सकते हैं। अब 3D का डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि वी हैव 3 एक्सेस, x, y एंड z। तो कर क्या रहे हैं, एक कर्व सरफेस लिए, अब उसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड किए, हर एक एलिमेंट में एक थ्रस्ट होगा, अब उस थ्रस्ट
को हम लोग कंपोनेंट वाइज डिवाइड करेंगे. मतलब इमेजिन यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट है. इस एलिमेंट पे जो नॉर्मल इस एलिमेंट में जो थ्रस्ट लग रहा है, सपोज दैट थ्रस्ट इज n1. ठीक है. अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इस डायरेक्शन में थ्रस्ट होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा. तो यहाँ पे जो n1 है उसको हम तीन डायरेक्शन में, तीन कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे. एक x के साइड हो जाएगा, एक y के साइड और एक z के साइड. ठीक है. n1 को हम लोग क्या किए, n1 को हम कंपोनेंट वाइज डिवाइड किए along ox, along oy and along oz. यहाँ तक समझ में आया क्या किए? आप चाहे तो एलिमेंट का नाम दे सकते हैं अल्फा 1, सपोज दिस इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 एंड सो ऑन. पूरे कर्व सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्री सेक्शन में डिवाइड किए, नेमिंग अल्फा आई. ये सेक्शन इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है. ठीक है. एक एलिमेंट अल्फा 1 चूज किया जिसमें जो थ्रस्ट है वो होगा n1. अब उस n1 को हम कंपोनेंट वाइज डिवाइड किए along ox, oy and oz. यहां तक क्लियर है? अब आप हम लोग को, अब आप ये बताइए कि ox, oy और oz में अगर हम ये बोलें कि बोथ आर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा. तो कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और कौन सा वर्टिकल? एक एलिमेंट चूज किया अल्फा 1, उस पर थ्रस्ट है n1, उसको कंपोनेंट वाइज डिवाइड किए OA along OX, OY and OZ, which are horizontal components and which are vertical. और नहीं, यहाँ पे कोई थीटा नहीं है. बस आप इतना समझिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे OX OY, तो आप इतना समझिए कि n1 जो OS के डायरेक्शन में है that is x1, along OY is y1 and along OZ is z1. The component of n1 is x1, y1, z1 along ox, oy, oz respectively. क्लियर है? क्या कोई थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं है? हो सकता है कि x1 का वैल्यू n1 cos थीटा हो, पर मेरे पास अभी थीटा नहीं है. बस हम वो नेम दे दिए हैं कि ठीक है, x के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो x1 है, y के डायरेक्शन में y1 है, z के डायरेक्शन में z1. ठीक है. x1, y1, z1 को कंबाइन करेंगे तो आपको n1 मिल जाएगा. मेरा क्वेश्चन है कि x1, y1 और z1 में कौन सा हॉरिजॉन्टल है, कौन सा वर्टिकल? ओके. x1 हॉरिजॉन्टल, y1 वर्टिकल. और यस, अपने घर का, अपने रूम का कॉर्नर पॉइंट देखिए, ये है आंसर. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा x1, y1. फ्लोर, आप फ्लोर पे हैं अगर, तो फ्लोर पे x और y है ना. आप वर्टिकल क्या है, वर्टिकल z है. क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल हो गया x और y1, वर्टिकल हो गया z1. हम्म. हाँ तो यस, कौन से प्लेन में हमारे, अगर हम कुछ भी प्रूफ करते हैं तो मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम काम कैसे करेंगे? और ऐसे भी 3D में डिस्कशन करें तो z को हम लोग वर्टिकल ही लेते हैं. ठीक है. मतलब एक्स वाई है, इसका मतलब हम लोग प्लेन में है, जहां पे जैसे ही उस कोऑर्डिनेट पे हम लोग एक्स्ट्रा टपल ऐड करते हैं z, तो हम लोग 3D में आ जाते हैं. समझ में आ रही है ये चीज? जैसे हम लोग r में काम कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में काम कर रहे हैं, हम लोग दिखाते हैं ना दिस इज r, जैसे इसमें एक टपल एक्स्ट्रा ऐड किया y मिल जाता है. यहाँ पे अगर हम प्लेन पे हैं तो ये x एंड दिस इज y. ठीक है. दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, लेकिन जब ये वर्टिकल, अभी ऐसे तो प्लेन में ही है ना, फ्लोर है मेरे पास, लेकिन जैसे हम 3D में आए, एक और डायमेंशन ऐड किया z 3D में, यहाँ पे ये दोनों मिलके हॉरिजॉन्टल पोर्शन बनाता है. ये दिस ऑल आर हॉरिजॉन्टल, और जहाँ पे वर्टिकल एंड दिस इज. आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि y इज वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है. लेकिन जनरली z ही वर्टिकल कंपोनेंट होता है हमेशा. तो मेरे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम प्लेन एक्स वाई है मेरा. ठीक है.
उसमें z वर्टिकल कंपोनेंट है। ऐसे अभी भी आप बैठे हैं, कोई अपना कॉर्नर पॉइंट देखिए, क्योंकि हम लोग शुरू से यही पढ़ते आए हैं, यही एजम्पशन है एक्चुअली। आप ये एजम्पशन चेंज कर सकते हैं, तो जैसे आप एजम्पशन चेंज करेंगे ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रूफ, आप उसके अकॉर्डिंग सब एज्यूम करेंगे कि ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज x1 एंड z1 एंड वर्टिकल इज y1। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस जैसा हम लोग एज्यूम किए उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वी हैव टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x1 एंड y1 एंड वन वर्टिकल कंपोनेंट z1 फॉर द थ्रस्ट n1 फॉर द एलिमेंट अल्फा 1। ठीक है, अल्फा 1 में n1 था, n1 को तीन कंपोनेंट डिवाइड किए, x1 y1 z1, टू हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, ये तो अल्फा 1 था, उसके बाद क्या होगा, अल्फा 2 मिलेगा, अल्फा 3 मिलेगा, तो हर अल्फा आई के लिए वी हैव एन आई, एंड फॉर दैट एन आई वी हैव एक्स आई, वाई आई, जेड आई। क्लियर है ये? फॉर ऑल अल्फा आई क्या है, एलिमेंट्स, वी हैव एन आई, एंड एन आई को किस कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एक्स आई, वाई आई and z I. This is in x direction, y direction and z direction, या फिर along ox, oy and oz। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक कुछ किया ही नहीं एक्चुअली, बस बता रहे हैं। This is x, this is y, this is z। अब z डायरेक्शन में यहाँ पे पहले लिख चुके थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स आई, वाई आई, and vertical components are z I। क्लियर यहाँ तक? अब मेरे पास हर एक एलिमेंट का, अगर ये मेरा कर्व सरफेस था, ठीक है, कर्व सरफेस चेंज हो गया बस समझने के लिए, बस दिस इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 एंड सो ऑन। ये मेरा x, ये मेरा y एंड दिस इज z। क्लियर है? सॉरी, z एंड दिस इज y। अब क्या हो रहा है, z, अगर यही मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्सिस का एक्सिस इसी टाइप से दिए, तो z ऐसे होगा सबका। फॉर अल्फा 1 दिस इज z1, अल्फा 2 z2, दिस इज z4, z3। तो हर एक एलिमेंट के लिए विल गेट वर्टिकल कंपोनेंट, पैरेलल वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। मतलब जितना भी एलिमेंट हम इसको, सपोज इसको हम 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो 100 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसके पास 100 वर्टिकल कंपोनेंट होगा और सबका डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? जितना भी zi होगा, all are parallel to each other। ठीक है, so the vertical component being parallel and can be compounded into a single resultant thrust। single resultant thrust। आए समझ में क्या लिखे हैं? जितना भी वर्टिकल कंपोनेंट है, ऑल कंपोनेंट्स आर पैरेलल एंड so all components are parallel and can be compounded into a single resultant thrust। मतलब जितना भी पैरेलल फोर्स है मेरा, हम सबको कंबाइन करेंगे और एक बड़ा रिजल्टेंट, बड़ा नहीं, एक रिजल्टेंट थ्रस्ट हम लोग लेके आएंगे, विच इज नोन एज रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट।
this will become resultant vertical thrust. तो रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट मिला कैसे? मेरे पास एक कर्व सरफेस था, उसमें मैं एलिमेंट लिए हैं अल्फा 1, उस पे जो थ्रस्ट लग रहा है वो n1 था, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग वो एक्स आई वाई आई x1 y1 z1 में डिवाइड हुआ. सिमिलरली ऑल एलिमेंट्स लाइक अल्फा आई के लिए जो थ्रस्ट था that was ni and ni was divided into 3 component xi yi zi. तो जितना भी zi था, सपोज मेरे पास 100 एलिमेंट है, तो we will have z1 z2 z3 and so on z100 components, and all components are vertical components and all components are parallel to each other. तो सबको एक साथ सम करेंगे, सबको एक साथ मिलाएंगे and will get the resultant vertical thrust. क्लियर हुआ? क्या किए? रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट का एक्सप्लेनेशन. ठीक है, अभी हम लोग क्या निकाले? रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट. ठीक है, अब हम लोग रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे फाइंड करेंगे? सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है, बताइए तो कैसे होगा, क्या होगा कॉन्सेप्ट? रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट हो गया रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. Similarly, OX and OY, ठीक है, या फिर सिमिलरली XI and YI can be compounded into a single resultant thrust. आ रहा समझ में क्या लिख रहे हैं? वर्टिकल थ्रस्ट हो गया सेट, लेकिन अभी हम लोग जब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो उस केस में मेरे पास जो कंपोनेंट है एक्स आई एंड वाई आई बोथ कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, बोथ आर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. तो हम लोगों को एक्स आई और वाई आई दोनों ही कंबाइन करना पड़ेगा फॉर गेटिंग रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. ठीक है, द रिजल्टेंट थ्रस्ट into a single resultant thrust called, denoted by x and y, resultant thrust denoted by x and y. ठीक है, xi को कंबाइन के x मिला, yi को कंबाइन के y मिला. ठीक है, the resultant thrust x and y are called resultant horizontal thrust. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. पर अभी तक वैल्यू नहीं लिखे हैं. एक्स एंड वाई को कंबाइन तो कर लिए, मतलब सारा एक्स आई को एक्स बना दिए, सारा वाई आई का रिजल्टेंट लिया तो वो वाई बन गया. अब एक क्राइटेरिया आता है, इफ एक्स एंड वाई मीट एट अ पॉइंट. कोलिनियर वर्ड सुने आप लोग? then both can be compounded into a single resultant. That is, this will become R1, suppose
एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये किसी को समझ में आया कैसे वो? देखिए एक्स और वाई है मेरा, एक्स एक्सिस है ये एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स और वाई के बीच कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। तो जितना भी मेरे पास एक्स आई था उसको हम कंबाइन करके क्या बनाए? एक्स। ये सारा एक्स डायरेक्शन में है। जितना भी वाई आई था उसको हम कंबाइन करके क्या बनाए? उसका रिजल्टेंट क्या मिला? वाई। एक्स और वाई दो रिजल्टेंट थ्रस्ट मिला। फोर्स आपको समझ में आता है, वेक्टर क्वांटिटी आपको ये भी समझ में आता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड थ्रस्ट इज वन काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो both x and y are force and both are vectors। तो अगर आप लोगों को याद होगा इंटरमीडिएट का फर्स्ट चैप्टर जब स्केलर एंड वेक्टर आप पढ़ रहे थे तो वहां पे वेक्टर का जो रिजल्टेंट फाइंड करना होता था उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? अगर आपके पास दो वेक्टर है a एंड b, तो r अगर फाइंड करना है फॉर्मूला फिर से रिपीट करिए। करेक्ट। ठीक है, तो दो वेक्टर के लिए जब हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे एंड टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab cos थीटा। अब मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर है x and y। इन प्लेस ऑफ a वी हैव x, इन प्लेस ऑफ y वी हैव b एंड इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव, yes, in place of theta we have 90 degree. So the resultant horizontal thrust will become r1 equal to x square plus y square. That's it. समझ में आया? ठीक है, अब ये हो गया मेरा रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है, अगर हम लोगों को रिजल्टेंट थ्रस्ट फाइंड करना हुआ और z जो है मेरे पास z, ठीक है, z भी अगर सेम पॉइंट से ही पास कर रहा है, मतलब ऐसा रहा मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम, यहाँ से x, यहाँ से y और यहाँ से z, मतलब x y z ऑल आर कोलिनियर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो फॉर्मूला क्या होगा r का, बताइए तो। अगर x y z सब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या होगा? r1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखे है ना, यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू, नोटेशन चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा फोर्स ऐड करेंगे बस, और कुछ नहीं। इफ z also passes through the point of intersection of resultant thrust, ये रिजल्टेंट थ्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेरा रिजल्टेंट थ्रस्ट हुआ, जब हम लोग एक्स और वाई कंसिडर किए, अभी हम लोग रिजल्टेंट थ्रस्ट देख रहे हैं व्हेन वी आर कंसिडरिंग z and z also passes through the point of action of r1, then r equal to under root x square y square and z square। यहाँ तक समझ में आया? and this r is called resultant thrust on curved surface। this r is called resultant thrust on curved surface। यहाँ तक समझ में आया क्या किए? ओके, नेक्स्ट है, अगेन हम लोग इंटरमीडिएट में स्विच करते हैं। ठीक है, जब हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे ए एंड बी, तो उसके लिए रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था, दैट फॉर्मूला वाज a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट मिला,
रिजल्टेंट भी तो वेक्टर ही है ना। यहाँ पे अभी मेरे पास क्या हुआ, रिजल्टेंट अगर हम फाइंड कर लिए, ठीक है, ये रिजल्टेंट थ्रस्ट है, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है एंड दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट। तो व्हाट अबाउट द एंगल, तो हम लोग एंगल के लिए इफ आर दैट इज रिजल्टेंट थ्रस्ट, ठीक है, बी inclined at an angle alpha to the vertical मतलब z, to the vertical, then tan alpha equal to x square plus y square upon z। एक्चुअली अंडर रूट जेड स्क्वायर जेड होता है, ठीक है, ये होगा। क्लियर है? ऐसे हम लोग ये जब प्रूव किए, जब हम लोग आर फाइंड किए या आर वन फाइंड किए, ठीक है, आर क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये एक स्पेशल केस में था, व्हेन एक्स वाई जेड आर कनकरेंट, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है वो लोग कहीं ना कहीं पे, ठीक है, ये एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपके पास आप एक्स और वाई और जेड, ठीक है, यहाँ पे हम एक्सेस का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे कंपोनेंट्स का बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लिए हैं। मतलब मेरे पास एक कर्व सरफेस था, उस कर्व सरफेस को हम एलिमेंट में डिवाइड किए, एलिमेंट, हर एक एलिमेंट पे एक थ्रस्ट था, उस थ्रस्ट को हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड किए, और जब हम उसको कंबाइन किए हैं तो एक्स डायरेक्शन में एक्स, वाई डायरेक्शन में वाई एंड जेड डायरेक्शन में जेड कंपोनेंट्स मिला है। तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास जो रिजल्टेंट कंपोनेंट हो वो कंकरेंट ही हो, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक्स और वाई कंकरेंट हो, जेड ना हो। तो जब एक्स और वाई कंकरेंट होगा तो हम लोग वो R1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर जेड कंकरेंट है तो हम लोग ये यूज करेंगे। आया समझ में क्या बोले? यस नो? ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है बस। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस में थ्रस्ट कैसे डिफाइन करें और क्यों। हम लोग को प्लेन सरफेस के लिए थ्रस्ट और कर्व सरफेस के लिए थ्रस्ट अलग अलग वे में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। कर्व सरफेस का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, 3D पे आगे। प्लेन सरफेस 2D में था, सारे साइड से जो भी पैरेलल फोर्स था हम लोग उसको एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर ले रहे थे। कर्व सरफेस के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। There is one term which is called superincumbent liquid। ये वर्ड कभी नहीं, सुपर इनकम्बेंट लिक्विड। अब ये होता क्या है, कभी कभी आता है एग्जाम में डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व सरफेस अज्यूम करते हैं, तो डिफाइन करना आसान होगा मेरे लिए। तो ये है मेरा फ्री सरफेस, ठीक है। यहाँ पे एक कर्व सरफेस हम ड्रॉ किए, सपोज दिस इज पी, सर्कल नहीं है ये, दिखाई सर्कल टाइप लग रहा है क्या? ठीक है, पी क्यू आर एस, इसका नाम भी, ठीक है। तो पी क्यू आर एस इज अ कर्व सरफेस। इसको ए बी लिखते हैं हम, and this A and B, AB is the free surface। जो लिक्विड इमर्स्ड है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है,
ये होमोजीनियस है, ठीक है, लिक्विड इज होमोजीनियस। ये सब एजम्पशन है मेरा। अब क्या करते देखिए, ये जो मेरे पास कर्व सरफेस है यहाँ पे पी क्यू आर एस, इसके बाउंड्री पॉइंट पे जाते हैं, बाउंड्री मतलब बाउंड्री पे मूव करते हैं, और हम बोलेंगे कि उसके हर एक बाउंड्री से एक लाइन ड्रॉ करिए जो फ्री सरफेस में जाएगा, वर्टिकल लाइन। समझ में आया क्या बोले? मेरे पास जो कर्व सरफेस है विच इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, उसके बाउंड्री पॉइंट से वी आर ड्राइंग अ वर्टिकल लाइन एंड दैट वर्टिकल लाइन मीट्स द टच द फ्री सरफेस। आज समझ में क्या बोले? तो P से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जो कहाँ पे मिलेगा? ए बी पे। Q से भी ड्रॉ करेंगे, कहाँ मिलेगा? ए बी पे। S से भी करेंगे, कहाँ मिलेगा? एन आर से। इसके बीच में भी हम लोग छोटा 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 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम 4 ही लाइन दिखा रहे हैं क्योंकि हम 4 पॉइंट एज्यूम किए, लेकिन आप सिंपली एज्यूम करिए इस टाइप का कोई मेरे पास कर्व सरफेस है, हर एक पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो मतलब लंबा लंबा लाइन, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। कहाँ पे मिल रहा है? फ्री सरफेस पे। क्या बन रहा है बताइए तो? 3 डायमेंशन फिगर बन रही है, क्या है? किस टाइप का शेप है बताइए तो? रफ रफ शेप बताइए। जो बाउंड्री हम बना दिए, जो बाउंड्री हम बना दिए, वो बाउंड्री फिर से बोलिए, रिपीट करें। यस, सिलेंडर टाइप है, मतलब बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर क्या है? फ्लूइड पार्टिकल्स। समझ में आया? तो रफली विल गेट अ सिलेंडर, यहां पे भी इसी टाइप का शेप बनेगा ए बी के पास, ठीक है। तो इसी टाइप से शेप बनेगा ना, क्योंकि हम लोग यही बाउंड्री दी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी एंड दिस इज टी। तो रफली we will have a cylinder. सिलेंडर का नाम क्या होगा? ए बी सी डी ई क्यू आर एस। आए समझ में? ये चीज समझ में आया? The liquid in the cylinder A B C D P Q R S is called super incumbent liquid. आया समझ में? और इस सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का बहुत बड़ा रोल रहता है थ्रस्ट फाइंड करने में। मतलब अगर PQRS में हम लोग को थ्रस्ट फाइंड करना है तो हम लोग को ये देखना होगा कि सुपर इनकम्बेंट लिक्विड के थ्रू इस पे कितना प्रेशर आ रहा है। वो प्रेशर अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है, वो थ्रस्ट फाइंड कर लेंगे तो हम लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी ये समझ में आया है नहीं कि सुपर इनकम्बेंट लिक्विड किसको बोलते हैं? सबको? बाकी लोग का आवाज नहीं आता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हमको लग रहा है 2 या 3 को ही पढ़ा रहे हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लास 8 याद है? फोर्स ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी, याद है ये सब? नहीं याद है? बताइए तो क्या है? हम्म, नहीं समझाइए ना बस। हम्म, यस, करेक्ट, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप ये जैसे मैं आपसे पूछे कि आपका वेट कितना है, आप लोग बोलेंगे नहीं मालूम,
कोई बोलेगा आई डोंट नो आप लोग क्या बोलने वाले हैं। अगर मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आप लोगों का वेट कितना है, व्हाट इज योर वेट, क्या होगा आंसर आपके साइड से? रूपा, व्हाट इज योर वेट? ओके, किसी को अपना वेट पता है? श्वेता, उषा, व्हाट इज योर वेट? नेम प्लीज। आकांक्षा, ओके। यहाँ पे जो वेट का डिस्कशन हो रहा है ना आकांक्षा, आप जो 51 kg बोले, दिस इज योर मास। बात समझ में आ रहा है क्या आप बोल रहे हैं? ऑल्दो हम लोग डे टू डे कन्वर्सेशन में ये बोलते हैं माई वेट इज दिस, हम भी यही बोलते हैं कि मेरा वेट इतना है, ठीक है। बट क्योंकि यू ऑल आर साइंस स्टूडेंट, आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। एग्जैक्टली आप जितना पढ़े अभी यूज करिए और आप बताइए तो, क्या 51 kg आपका वेट है या आपका मास है? द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोटिस इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ 51। अब जो 51 बोले हैं उसके बाद आप क्या यूनिट लगाएं? केजी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? अगर आप लोग एसआई यूनिट पढ़े हैं तो आप बताइए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? यस, केजी, केजी, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? यस, वेट इज वन काइंड ऑफ फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय mg, ठीक है। जनरली हम लोग फोर्स को क्या लिखते हैं? F इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ पे g लिखते हैं, क्यों? बिकॉज दिस इज वेट वर्क अगेन, ठीक है। ग्रेविटी के साइड काम होता है इसमें, तो दिस इज mg। एक्सेलरेशन जो होता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय mg एंड दिस रिप्रेजेंट वेट एंड द एसआई यूनिट इज न्यूटन n, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बोलते हैं कि 51 न्यूटन, ऑल्दो मुझे नहीं पता कि आपका वेट कितना है, पर अगर आप बोलते कि योर वेट इज 51 न्यूटन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता, आंसर आपका सही होता। विदाउट मेजरिंग, अगर हमको सिर्फ सुन के पता करना है कि हाँ सही है कि नहीं, हम कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, तो 51 न्यूटन वाज करेक्ट। लेकिन अगर आप 51 केजी बोल रहे हैं, दैट मीन्स आप अपना मास बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब जहाँ पे आप अपना वेट मतलब जहाँ पे आप अपना मास मेजर करने जाएंगे, वहां पे आप बोलेंगे कि आप अपना मास बताइए, वेट बताइए, आप वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वेइंग मशीन में कुछ बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे गए हैं, कोई उसको ऑपरेट कर रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं आप मुझे वेट बताइए, वो केजी में ही बताएगा। लेकिन फिजिक्स में वेट और मास में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मास सबको पता है अभी, मतलब आप लोग जाके इमीडिएटली अपना मास पता कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत अपना वेट पता करना है ना, तो आप बस पानी में डूब जाइए, ठीक है। एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। आप यहाँ से सपोज पानी इतना भरा हुआ है, सपोज दिस इज अ मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है। मेजरिंग फ्लास्क का मतलब क्या होता है? आपको पता रहता है, इसमें मेजरमेंट लिखा रहता है। फीडिंग बॉटल अगर आप बच्चों का देखे होंगे तो उसमें लिखा रहता है 200 ml, 150 ml, तो उसका ही बड़ा वर्जन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो वाटर फिल है इज 100 लीटर। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं, ठीक है। 100 लीटर, अगर मेजरिंग फ्लास्क नहीं भी है, तो आपके पास एक अगर बड़ा ड्राम है जो आपको मतलब कंटेन कर पाए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें कितना लीटर पानी है। अगर हम यहाँ पे किसी को बोल दें कि आप चाहिए पानी के अंदर, पानी का पानी डिस्प्लेस होगा, लेवल बढ़ेगा या घटेगा? अब 51 kg आकांक्षा को ही हम बोलेंगे आकांक्षा आप अंदर चले जाइए, डेफिनेटली वाटर लेवल बढ़ेगा, बढ़ेगा ना आकांक्षा? मान लीजिए वाटर लेवल यहाँ आ गया, ठीक है। आकांक्षा के जाने के बाद 150 लीटर बन गया ये, ठीक है।
डिस्प्लेस्ड वाटर कितना हुआ बताइए? डिस्प्लेस्ड वाटर इज 50 लीटर. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन अ सॉलिड बॉडी, यहाँ पे सॉलिड बॉडी कौन है? आकांक्षा. ठीक है. तो द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन अ सॉलिड बॉडी फुली और पार्शियली इमर्ज, यहाँ पे हम आकांक्षा को टोटली इमर्ज किए. अगर हम बोलते हैं पार्शियली इमर्ज तो उसका वो आराम से ऐसे रहती, पार्शियली में उस इस टाइप से होता. ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे ये फुली इमर्ज है. तो द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन अ सॉलिड बॉडी व्हिच इज wholly or partially immersed in a fluid at rest. दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है? हम इसको नदी में नहीं डूबने बोले हैं. ठीक है. डूबने नहीं, मतलब इमर्ज होने नहीं बोले. इट्स लाइक जब मेरे पास वाटर है वो रेस्ट में है. अगर हम किसी भी सॉलिड बॉडी को वाटर में इमर्स कर रहे हैं या किसी फ्लूइड में इमर्स कर रहे हैं, दैट फ्लूइड मस्ट बी एट रेस्ट. तो जो रिजल्टेंट थ्रस्ट होगा वो हमेशा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होगा. तो जो मेरे पास डिस्प्लेस्ड वाटर आया है, या फिर हम अगर यहाँ पे वाटर है तो वाटर लिखेंगे, अगर मिल्क है तो डिस्प्लेस्ड मिल्क लिखते हैं या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड लिखते हैं. फ्लूइड में सब कुछ आता है, वाटर, ऑयल, कुछ भी. ठीक है. तो दिस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज इक्वल टू रिजल्टेंट थ्रस्ट. समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो अगर हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, तो अगर मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है, उसको इमर्स किया, आपको बताना है कि कितना होगा रिजल्टेंट थ्रस्ट, तो आपको सिर्फ क्या फाइंड कर लेना है? डिस्प्लेस वाटर 50 लीटर. फिर जो कन्वर्जन होगा करेंगे. ठीक है. बस ये रिलेशन है. द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन अ सॉलिड बॉडी just wholly or partially immersed in a fluid must be at rest is equal to weight of the fluid displaced by the body. अब ये तो हो गया. अब क्योंकि ये तो थ्रस्ट है तो हम ये बता दिए कि रिजल्टेंट थ्रस्ट जो होगा वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल होगा. लेकिन रिजल्टेंट थ्रस्ट एक्ट कहाँ से करेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड तो इससे मिल जा रहा है, डायरेक्शन क्या होगा? जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है ना, ये हमेशा वर्टिकली अपवर्ड फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है. ठीक है. तो दिस ऑलवेज एक्ट्स नहीं, दिस एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. मतलब जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. ये डेफिनेशन हम यहाँ नहीं लिखा रहे क्योंकि ये आपके बुक में दिया हुआ है. ठीक है. लिखवाने की जरूरत है क्या? थोड़ा बुक भी पढ़िए आप लोग. लिखवाने की जरूरत है? हाँ या ना? ठीक है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जस्ट बाद आता है फोर्स ऑफ बायंसी. ठीक है. सेम ही है दोनों. यहाँ पे जिस चीज को हम रिजल्टेंट थ्रस्ट बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ बायंसी में इसको हम बोलेंगे दिस इज फोर्स ऑफ बायंसी. ठीक है. और एक टर्म आता है सेंटर ऑफ बायंसी. तो जो थ्रस्ट ये कहां से एक्ट कर रहा था? ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है एंड दिस एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा सेंटर ऑफ बायंसी. आए समझ में क्या बोले? आर्किमिडीज लॉ, सेंटर ऑफ बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी एक ही जगह से आया है, एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट थ्रस्ट इज इक्वल टू weight of the displaced fluid. ठीक है. when one solid is immersed in wholly or partially immersed in a liquid. So this resultant thrust is known as force of buoyancy, and at the point where the force of buoyancy acts, जहां से ये force act करता है जिस point से, that point is center of gravity of the displaced fluid या displaced liquid. उस point को हम लोग बोलेंगे center of buoyancy. आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 1, आप अपना बुक खोलिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 1.
क्वेश्चन नंबर 1 के जस्ट पहले 5.4 दिया हुआ है, रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन अ कर्व सरफेस बाउंडेड बाय अ प्लेन कर्व। इजी है ये, ठीक है, और तो हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। सबके पास बुक है, बुक खोल के बैठिए। ठीक है, कर्व सरफेस है मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का फिगर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अच्छा ये कर्व सरफेस है, लेकिन ये कोई बता सकता है क्या है? इसका बेस है एंड दिस बेस इज प्लेन सरफेस। सर्कल है ना ये, ऑल्दो सर्कल जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, बस आपके पास कटोरा है घर पे, इमेजिन करिए कटोरा का जो बेस है वो एकदम सर्कुलर होता है, 2 डायमेंशन फिगर, दिस रिप्रेजेंट प्लेन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ये एक्स है, यहाँ पे ये वाई है, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। एक्स और वाई का जो रिजल्टेंट एक्ट करेगा वो इधर ही होगा, ऐसे। डायरेक्शन समझिए, आ रहा है समझ में कैसे हम बनाए हैं? ठीक है, एक्स वाई, दिस इज आर, आर यहाँ पे टाउ लिखा हुआ है चलेगा, ठीक है, नोटेशन वही यूज करें। If the surface S bounded by, this is resultant thrust on a curved surface bounded by a plane curve, यहाँ पे हम सरफेस लिखे हैं, इसको हम कर्व कर देते हैं, प्लेन कर्व, ठीक, दिस इज प्लेन कर्व। ये होगा कैसे, इसको मतलब क्या है ये रिजल्टेंट थ्रस्ट हम लोग को निकालना है कर्व सरफेस में, और वो कर्व सरफेस जो है वो प्लेन कर्व से बाउंडेड है। ठीक है, तो वी हैव एस एज अ कर्व सरफेस, ठीक है, इस प्लेन कर्व को हम सी नाम दे रहे हैं। तो ये जो हो गया मेरे पास कर्व सरफेस, शॉर्टकट हम लिख रहे हैं एकदम समझाने के लिए बस, ठीक है। कर्व सरफेस मेरे पास है एस बाउंडेड प्लेन सरफेस सी, ठीक है, एंड दिस एस इज कंप्लीटली या फुली immersed in a fluid। अगर ये फ्लूइड में इमर्स्ड है, इसका मतलब इसके बाहर में सब तरफ फ्लूइड है। आ रहा है समझ में? सब साइड इसके फ्लूइड है। देखिए ये बात फिगर है। तो प्रेशर कैसे लगेगा, बाहर में जो फ्लूइड है वो इस सरफेस पे, ये प्लेन कर्व पे प्रेशर डालेगा, इसलिए डायरेक्शन ऐसे हुआ है, दिखाई दे रहा है? Am I audible? ठीक है, ये समझ में आया डायरेक्शन ऐसे क्यों है? अब x का डायरेक्शन टुवर्ड्स प्लेन कर्व है, y का डायरेक्शन टुवर्ड्स प्लेन कर्व है, तो उसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स प्लेन कर्व होगा। दिस इज नॉट z, दिस इज टाउ। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट मी चेंज द नोटेशन, सपोज दिस इज r1। अभी ठीक है, तो r1 क्या हो गया, टुवर्ड्स दिस पॉइंट, अगर ये o1 है तो दिस इज o1, हो गया। नाउ दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कर्व सरफेस। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट काम करना चाहिए, ठीक है। लेट x and y be the horizontal and वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे नोटेशन चेंज हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे z नहीं है,
ठीक है। तो अगर सिर्फ एक्स और वाई ले रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, दूसरा वर्टिकल, लेकिन अगर 3D में आते हैं तो 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल होता है। समझ में आया ना? का क्वेश्चन क्लियर हुआ? Let x and y be the horizontal and vertical component of the thrust on the curved surface. ठीक है। And x dash y dash, यहाँ पे बस नोटेशन, यहाँ पे कुछ निकाला नहीं है, बस बता रहे हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में मेरे पास कर्व सरफेस है, वो बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस है, उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एक्स वाई है, एंड एक्स डैश वाई डैश जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ होल थ्रस्ट है। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट होल थ्रस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश, इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं एक्स, इस पॉइंट पे ले रहे हैं वाई, डायरेक्शन ऐसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड नहीं है तो सारा फ्लूइड प्रेशर कैसे जा रहा है, या कहीं से भी थ्रस्ट कैसे जाएगा, ऐसे इवन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वेट का भी जो डायरेक्शन है ना, डब्ल्यू जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी ऊपर की साइड दिया हुआ है, जी से एक्ट करेगा। तो अब आपके पास जो पूरा सिस्टम है इसमें कितना फोर्सेस हो गया बताइए, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू था ऐसे लिखा हुआ। तो जो सेम डायरेक्शन में, मतलब इधर एक्स, ये एक्स, दिस इज एक्स डैश, देखिए एक्स का एक इधर दोनों बैलेंस होगा, एक्स इक्वल टू एक्स डैश। सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होगा, दिस एक्स इक्वल टू एक्स डैश। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y है, यहाँ पे है w, और ऊपर पे है y डैश जो डाउनवर्ड है। तो ये दोनों का डिफरेंस इक्वल टू y डैश, या y माइनस y डैश का डिफरेंस इक्वल टू w। आया समझ में कैसे किए? एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, दिस इज x एंड दिस इज x डैश। एक फोर्स ऐसे, दिस इज y, एक ऐसे w, एंड दिस वाज y डैश। ये दोनों का डिफरेंस इक्वल टू w, डिस्प्लेस्ड वाटर, x इक्वल टू x डैश एंड y माइनस y डैश इक्वल टू w लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं y प्लस w इक्वल टू y डैश, चेंज कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, कोई फर्क। एक मिनट, ये कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ जो वेट है ना ऊपर लिख दिया ना, वेट हमेशा नीचे होगा, डाउनवर्ड, दिस इज डब्ल्यू, तो थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे हम सारा फोर्सेस बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, पूरे सिस्टम में क्या क्या था मेरे पास, 5 फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक था, एक यहाँ, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, दिस वाज x डैश, दिस वाज y डैश। एक पॉइंट में g था, ठीक है, g से वेट काम कर रहा है कहाँ, नीचे, दिस वाज w। दूसरी साइड हम लोग जो रिजल्टेंट थ्रस्ट लिए थे उसका कंपोनेंट था x, डायरेक्शन था ऐसे, y डायरेक्शन था ऐसे, दिस वाज y, दिस वाज x। अब बताइए, देखिए टोटल फोर्सेस हो गया x y w x डैश y डैश। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में सारा कुछ बैलेंस हो जाता है। ठीक है, जो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग प्लेन में। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो हो जाएगा x इक्वल टू एक्स डैश। वाई डायरेक्शन में देखिए, वाई डायरेक्शन में y और w रिवर्स है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू, y ये देखिए ऊपर जा रहा है, w जा रहा है नीचे, y डैश जा रहा है नीचे।
और दिस कैन बी रिटन एज y माइनस वाई डैश इक्वल टू w। आए समझ में? ठीक है, तो एक सिंपल कर्व सरफेस के लिए विच वाज बाउंडेड बाय अ प्लेन कर्व, उस केस में मेरे पास 5 फोर्स था। ये हो गया मेरा रिजल्टेंट थ्रस्ट का कंपोनेंट, रिजल्टेंट थ्रस्ट जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, दिस वाज रिजल्टेंट थ्रस्ट। और ये था सिर्फ थ्रस्ट, मतलब चैप्टर 2 ये यूज होगा। चैप्टर 2 अगर आप लोग भूल गए हैं तो पढ़ लीजिएगा। थ्रस्ट ऑन प्लेन सरफेस चैप्टर 2 ही था ना। चैप्टर 2 में थ्रस्ट ऑन प्लेन सरफेस कैसे फाइंड करते थे? रो जी जेड बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी, ये फाइंड करते थे सी जी के थ्रू। रो जी और आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना। तो जब तक आप लोग चैप्टर 4 नहीं पढ़े थे, आप लोग को एक क्वेश्चन जिसमें थ्रस्ट ऑन प्लेन सरफेस फाइंड करना होता था। ठीक है, अभी क्या होगा, जब थ्रस्ट ऑन कर्व सरफेस हम लोग फाइंड करेंगे तो उसमें हम लोग चैप्टर 2 भी यूज करेंगे। मतलब प्लेन सरफेस के लिए चैप्टर 2 होगा, और जहाँ जहाँ कर्व सरफेस है वहाँ पे चैप्टर 4 का एप्लीकेशन करेंगे, यूज करेंगे। तो मान लीजिए जो थ्योरम अभी हम लोग देखें, या फिर अभी कौन रहेगा, मान लीजिए आपको कौन में रिजल्टेंट थ्रस्ट फाइंड करना है, तो कौन एक कर्व सरफेस है विच इज बाउंडेड बाय अ प्लेन कर्व। जब इसके बेस पे जाएंगे तो यहाँ पे चैप्टर 2 लगेगा आपको, फर्स्ट प्लेन सरफेस पे रो जी जेड बार वाला फॉर्मूला है समझ में? एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1। A canonical wine glass is filled with water and placed on an inverted position upon a table. Show that the resultant thrust of the water on the glass is 2/3 that of the cone. ग्लास है जिसको उल्टा करके रखा गया है। ठीक है, आपको दिखाना है कि जो वाटर रिजल्टेंट थ्रस्ट जो वाटर का होगा, ठीक है, ऑन द ग्लास इज 2/3 ऑन द टेबल। तो इसमें सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, कोन, ये मेरे पास प्लेन बेस हो गया। ठीक है, इसी टाइप से फिगर बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, फ्री सरफेस तक लेके जाएंगे तो एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, तो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड क्या होगा, जो लिक्विड यहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी है ना कर्व सरफेस, तो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड ये हो जाएगा। तो आपको सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का वेट देखना है। जो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का वेट होगा उसी के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे थ्रस्ट। एक बार करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्लियर हुआ? क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक ही टाइप से बनेगा, बना लेंगे आप लोग। इस चैप्टर का कोई वीडियो नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर हम लास्ट बैच को काम दिए थे खुद से करने के लिए। क्लियर? ओके, ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3 बनाइएगा। ठीक है, बाय।